गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि जिस वेक्टर का जितना अच्छा कॉपी नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट पर सेल, वो उतना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि उतना ही बेहतर उसे आइसोलेट करके उसे यूज करना होता है। अब आज हम पढ़ेंगे ये क्लोनिंग वेक्टर्स का जो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है जिसका नाम है PBR 322। PBR 322 ये एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड का जो जीनोम है, जेनेटिक मैप है, फिगर 11.4 में दिया है। देखो 11.4 फिगर के बीचों बीच में लिखा है PBR 322। तो PBR क्या है? PBR एक प्लाज्मिड का नाम है, एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। उस प्लाज्मिड के जीनोम में, जिसको इन्होंने सर्कुलर जीनोम बनाया, क्योंकि प्लाज्मिड का जीनोम कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, यहाँ पर C का मतलब क्या है? प्लाज्मिड। B का मतलब क्या है? पॉलीमर। BOLIBER। और R का मतलब है रॉड्रिग। ठीक है, और 322 है इसका सीरियल नंबर। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उसको एक नंबर निर्धारित किया जाता है, वो है उसका सीरियल नंबर। तो ये PBR में प्लाज्मिड होता है P से। बॉलिवर और रॉड्रिग्स का है, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले PBR 322 को डिस्कवर किया था। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब देखते हैं इसका जेनेटिक में। सर्कुलर होता है DNA, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड तो ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। अब इस जेनेटिक मैप में अलग अलग जेनेटिक साइट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी साइट्स इन्होंने बताई है। सबसे पहली साइट इन्होंने यहाँ बनाई है जिसका नाम है ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगली बनाई है यहाँ पर ROP, ROP वाली जीन पाई जाएगी यहाँ पर। ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये जीन्स इसकी रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद और देखो कौन कौन सी है। यहाँ पर इन्होंने एक जोन बनाई है जिसका नाम है TETR, यानी कि ये वाली जीन रिस्पॉन्सिबल है टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इस जीन की वजह से ये प्लाज्मिड क्या देगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होगा, वो बैक्टीरिया को अगर टेट्रासाइक्लिन देंगे तो उसे एंटीबायोटिक का उस पर कोई असर नहीं होगा। इधर क्या दिया इन्होंने? AMPR। तो ये किसकी है? ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। उसी तरह से ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और ये क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्या दिया है। AMPR, TETR, ORI, ROP। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स यूज करके कुछ अलग अलग साइट्स बनाई है, जैसे कि यहाँ पर दिया है BAMH1। तो ये क्या है? ये किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है कि जब हम BAMH1 को यूज करेंगे तो जो कट लगेगा वो लगेगा इस साइट पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है, वो इस प्लाज्मिड को इस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज करेगा। यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस कुछ ऐसी होगी जो उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ पर कट लगा देगा, और कट में क्या होगा? फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो सकती है, और जब ये रेप्लिकेट करेगा प्लाज्मिड, तब वो फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट हो जाएगी, यानी उसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है या रिकॉग्निशन साइट होती है, उसको
को क्लोनिंग साइट भी कहा जाता है, क्योंकि उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर फॉरेन जीन इंसर्ट करके उनकी क्लोनिंग की जा सकती है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट को क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। अब देखो अगली वाली इन्होंने क्या दी है, यहाँ पर SAL1, ठीक है, ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसके अलावा ROP के अंदर क्या है, PBU2, AMPR के अंदर क्या है, PST1, PBU1, और यहाँ पर कौन कौन सी दी है, ECOR1, इसके बाद CLA1, फिर है HINT3, ठीक है। ये अलग अलग इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स मैंने बना दी है, ठीक है। अब देखो इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में क्या दिया है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम विच रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA वेल लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो फॉरेन जीन को प्लाज्मिड में जोड़ने की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि प्लाज्मिड के पास ORI होता है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन हो सकता है। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, तो ये तो रोल हुआ किसका, ORI का, कि वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है फॉरेन DNA। इसके बाद आता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर ऐसी जीन्स को कहते हैं जिनके ऑफ या ऑन होने से हमें पता चल जाता है कि फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं, उनको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ये क्या है, ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि अगर ये वाली जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, अगर ये जीन काम करना बंद कर देगी तो प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस चली जाएगी और टेट्रासाइक्लिन से वो बैक्टीरिया किल होने लग जाएगा। उसी तरह से अगर ये वाली जीन ऑफ हो जाएगी तो एम्पिसिलिन क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी जीन्स जिनके ऑफ या ऑन होने से हमें पता चल जाता है कि कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, तो ऐसी जीन्स को कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। कैसे, सपोज करो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया BAMH1, ठीक है, और फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कट तो यहाँ पर लगा है तो फॉरेन जीन की क्या होगी, यहीं पर आकर जुड़ेगी जहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, और जैसे ये यहाँ पर जुड़ेगी तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो जीन है ये क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई, यानी कि इसके बीच में कोई दूसरी जीन आ गई, ये आ गई। तो ये जो पूरी जीन थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की, ये डिसरप्ट होकर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जब भी किसी जीन के बीच में कोई दूसरी जीन आती है वो उसे क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सपोज करो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चली जाती है क्योंकि हमने BAMH1 यूज किया था, है ना, और फॉरेन जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाती है, इसका मतलब फॉरेन जीन यहाँ आया है। अगर किसी रिएक्शन के बाद ये रेजिस्टेंस चली गई, ये किस बात का सिंबल है, ये इस बात का सिंबल है कि फॉरेन जीन वहाँ इंट्रोड्यूस हो गई, इसीलिए वो रेजिस्टेंस चली गई। उसी तरह से अगर एम्पिसिलिन के अंदर हमने ये वाला एंजाइम यूज किया PST1, ठीक है, या फिर PBU1, तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस उन्हीं साइट्स पर होगी और वो रेजिस्टेंस जीन जो थी AMPR वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से हो जाएगी ऑफ। ठीक है, इसे जीन साइलेंसिंग कहते हैं। Selectable markers. In addition to ORI, vector requires a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants.
Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin are considered useful selectable markers. तो ये इनका रोल होता है, किसका? सेलेक्टेबल मार्कर्स का, कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। हमें क्यों सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेंट्स को? ऐसा इसीलिए, अगर ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के पास ये फॉरेन डीएनए है, हम ये चाहते हैं कि फॉरेन डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, और हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी अप्लाई कर दिया है। इस रिएक्शन के बाद हमारे काम के कौन से प्लाज्मिड होंगे? जिसके अंदर ये फॉरेन डीएनए आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य था। तो इसीलिए हमें और ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन डीएनए जब इसमें आ जाएगा तब तो ये ट्रांसफॉर्मेंट्स बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सिलेक्ट करना इसीलिए जरूरी है। इन सेलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर्स में क्या होता है? ऑन या ऑफ होने की एबिलिटी होती है। अगर फॉरेन डीएनए उनमें एंटर हो जाएगा तो उनकी वो एबिलिटी चली जाएगी। इस तरह से हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आगे, क्लोनिंग साइट्स। इसके बाद आती है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स का मतलब होता है वो रिकॉग्निशन साइट्स जहां पर फॉरेन जीन इंसर्ट हो सकती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में उस जगह पर कट लगाता है, जिनको हम क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। वो क्लोनिंग साइट्स कैसी हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए वो उनकी रिकॉग्निशन साइट है। देखो इनके बारे में क्या लिखा है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। इसीलिए एक एंजाइम की एक ही रिकॉग्निशन साइट हो तो बेहतर है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। फॉर एग्जाम्पल, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of the tetracycline resistance gene in the vector PBR322. Recombination plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin containing medium. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हमें समझा रहे हैं वो प्रोसेस मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये पेट्री प्लेट है और इस पेट्री प्लेट पर ये 4 बैक्टीरिया की कॉलोनी है, A, B, C और D। हमने ये देखा कि D वाला जो केस था, D वाले केस, अब इसमें प्लाज्मिड में 4 पॉसिबिलिटी क्या क्या है। इस साइड कौन सी जीन की? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इस साइड की एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। सपोज करो कि हमने जो फॉरेन जीन था उसको यहाँ पर इंसर्ट कर है, तो उस केस में टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस थी वो चली जानी चाहिए, और टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करने पे सेल को हो जाना चाहिए किल, है ना। सपोज करो कि ये वो वाला केस था, डी वो वाला केस था जिसमें टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करने पे उसको किल हो जाना चाहिए। दूसरा केस जिसमें कि, तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करेंगे। अगर ये किल हो जाते हैं इसका मतलब ये क्या है कि इंसर्शन हुआ है इस साइड के अंदर, ठीक है। अब एम्पिसिलिन आता है। एम्पिसिलिन के केस में अगर यहाँ इंसर्शन होता है तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस चली जाएगी, और एम्पिसिलिन अप्लाई करने पर वो बैक्टीरिया हो जाएगा किल, ठीक है। तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे एम्पिसिलिन, ये बी वाली कॉलोनी हो जाएगी किल, तो हमें पता चल जाएगा कि इंसर्शन हुआ है इस साइड। अब सपोज करो कि ये जो सी वाला केस है, यहाँ हम क्या अप्लाई करते हैं? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पे अप्लाई करते हैं। अगर दोनों को अप्लाई करने से बैक्टीरिया किल हो रहा है तो इससे ये साबित होता है कि दोनों ही रेजिस्टेंस जा चुकी है, इंसर्शन यहाँ भी हुआ है और इंसर्शन भी यहाँ भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद चौथे वाले को हम रखते हैं फ्री। यहाँ
अप्लाई नहीं करते, कोई भी एंटीबायोटिक अप्लाई नहीं करते, तो ये क्या है कि हमारे लिए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो प्लेट होती है, पेटी प्लेट, जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी होती है A, B, C, D, इसको कहते हैं मास्टर प्लेट। ठीक है, और इस मास्टर प्लेट की जैसे हम पेपर की फोटोकॉपी बना लेते हैं, इसकी हम 4 कॉपी बना लेते हैं 4 पेटी प्लेट्स में। अब देखो यहाँ मैंने एक ही प्लेट में तुम्हें चारों एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया, असल में हम इनको 4 रेप्लिका प्लेट्स में करते हैं, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। हमने 4 रेप्लिका बनाए। ठीक है, दोबारा से बता दो, हमने क्या किया, ओरिजिनल जो प्लेट थी जिसका नाम मास्टर प्लेट था, उस मास्टर प्लेट की 4 कॉपी बनाई। पहली वाली प्लेट में हमने क्या देखा कि टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करने पर ये वाली जो कॉलोनी थी डी वाली, ये किल हो रही थी। इसका मतलब इससे हमें ये संकेत मिला कि ये वाली तो कॉलोनी थी, इसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन था वो डिसरप्ट हो गया, इंट्रोडक्शन वहां हुआ है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई हमारे लिए, ये रिकॉम्बिनेंट हो गई। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगली वाली जो प्लेट थी, जैसे सपोज ये वाली प्लेट है, इसमें सपोज बी डिसरप्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है, बी वाली कॉलोनीज हो गई किल। तो हम क्या करते हैं, हर प्लेट्स में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली प्लेट में अप्लाई करेंगे टेट्रासाइक्लिन, दूसरे वाले में अप्लाई करेंगे एम्पिसिलिन, तीसरे वाले में अप्लाई करेंगे टेट्रासाइक्लिन प्लस एम्पिसिलिन, और चौथे वाले में हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते, है ना। इस तरह से हम प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर भी बना देता हूँ A B C, A B C D, A B C D। देखो सबसे पहले मैंने टेट्रासाइक्लिन अप्लाई किया। टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करने से अगर ये वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म होती है, तो इसका मतलब इंसर्शन हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पावर अब चली गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, बाकी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा मेथड, अगर एम्पिसिलिन अप्लाई करने से ये वाली प्लेट में बी वाली कॉलोनी किल होती है, इसका मतलब बी के अंदर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन थी वो डिसरप्ट हो गई, तो बी वाली कॉलोनी क्या हो गई, ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्मेंट, बाकी सब है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसमें देखो टीईटी प्लस एएमटी, अगर टीईटी और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक्स अप्लाई करने पर सी वाली कॉलोनी किल होती है, तो इसका मतलब सी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गई, है ना। और इस केस में क्या होगा, ये दोनों भी किल हो जाएंगी, क्योंकि इंसर्शन दोनों ही साइड्स में हुआ है, तो इसमें और इसमें इंडिविजुअल भी होगा। तो तब क्या बचेगी, सिर्फ ए बचेगी जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, बी सी और डी ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। और लास्ट वाले में हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, है ना, तो इसका मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो एक हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाली प्लेट रखते हैं, कंट्रोल यानी कि एक्सपेरिमेंट हमारा सही चल रहा है नहीं, उसको देखने के लिए ये वाला मेथड करते हैं। इसकी कॉपी बनाई कैसे जाती है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है इस शेप का, उसके ऊपर यहाँ लगा होता है वेलवेट क्लॉथ, उस कपड़े के टुकड़े को इसके ऊपर ऐसे रखते हैं हल्के से, उसके बाद एक फ्रेश प्लेट के ऊपर जिसमें मीडियम भरा हुआ है उसके ऊपर ऐसे रखते हैं। तो जैसी पोजीशन कॉलोनीज की यहाँ थी वैसी पोजीशन यहाँ हो जाती है, ए वाली यहाँ, डी वाली यहाँ, बी वाली यहाँ, सी वाली यहाँ। इस तरह से ये फोटोकॉपी यानी कि रेप्लिका बनती है। ठीक है, इसके बाद अब देखो आगे इन्होंने एक मेथड और बताया, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसम प्रोसीजर, यानी कि ये मुश्किल है और इसमें समय लगता है। तो अब एक ऐसा मेथड उन्होंने बताया कि जिससे कलर फॉर्मेशन या नॉन फॉर्मेशन से हमें पता लग जाए कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और वो हमारे काम का है। तो अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल।
सपोज ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में यहाँ पर एक जीन है, वो ये वाली जो जीन है ये एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये क्या करती है, ये मेटाबोलाइज करती है किसको, गैलेक्टोज को। प्रेजेंस ऑफ this results into inactivation of enzymes which is referred to as insertional inactivation। सपोज फॉरेन जीन इंट्रोडक्शन हुआ इस जीन के बीच में, तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता, और अगर ये नहीं बनेगा तो उस केस में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड डज नॉट हैव इंसर्ट। नॉर्मल कंडीशन में जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है तब ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म होती है, और जब ये जीन डिसरप्ट हो जाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता, उस केस में कॉलोनीज का कलर कैसा होता है, कलरलेस। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कॉलोनीज में फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं। अगर कॉलोनीज का कलर ब्लू है तब इंसर्ट नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट नहीं बने, और अगर वो कलरलेस हो गई तो इसका मतलब वहां क्या है, इंसर्शन हो गया है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन हो गई है डिसरप्ट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर एंड दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से कॉलोनीज का कलर हो जाता है कलरलेस। इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की एक्टिविटी खत्म होने से, और दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से हम रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसके अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।